જીપીએસસી ક્લાસ 3ની તૈયારી કરતા હોય ડીવાયએસઓ ડીવાય મામલતદાર તો અનએકેડમી પર એક નવી બેન્ચ સ્ટાર્ટ થઈ ગયેલી છે 3 ફેબ્રુઆરીથી અને જે બેન્ચનું નામ છે અભ્યુદય બેન્ચ, જે સ્પેશિયલી ડીવાયએસઓ ડીવાય મામલતદારની એક્ઝામ માટે આ બેન્ચ શરૂ કરવામાં આવેલી છે. લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અથવા તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં પણ પિન કરેલી છે, જ્યાં પણ તમને કોડ માંગે ત્યાં DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ તરત જ મળી જશે. એન્ડ બીજું કે મિત્રો, આ કોર્સ દરમિયાન તમને જે પણ પરીક્ષાલક્ષી મટીરિયલ છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એના માટે અલગથી સેશન કરવામાં આવશે, તો એમાં પણ તમારો ડાઉટનું સોલ્યુશન પણ મળી જશે અને તમને ટોપ એજ્યુકેટર સાથે ભણવાનો પણ મોકો મળી રહ્યો છે. ટોપ લેવલની ફેકલ્ટી સાથે તમને ભણાવવામાં આવશે. એન્ડ બીજું કે મિત્રો, અનએકેડમી પર ફ્રી ટેસ્ટ સિરીઝનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જે જીપીએસસી 1 ફેબ્રુઆરીથી આ ટેસ્ટ સિરીઝ સ્ટાર્ટ થઈ ગયેલી છે. અને બીજું કે મિત્રો, આમાં તમે રિવોર્ડ્સ પણ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. જો તમારો ફર્સ્ટ નંબર આવે છે આ ટેસ્ટ સિરીઝમાં તો તમને 1 મંથનું અનએકેડમીનું પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન મળી રહ્યું છે, અને સેકન્ડ નંબર આવે છે તો 1000 રૂપીસનું એમેઝોન વાઉચર મળી રહ્યું છે, અને જો થર્ડ નંબર આવે છે તો 700 રૂપીસનું એમેઝોન વાઉચર મળી રહ્યું છે. બિલકુલ ફ્રીમાં મોક ટેસ્ટ સિરીઝ આપી શકો છો, અને જે સ્પેશિયલી જીપીએસસી 1, 2 અથવા જીપીએસસી માટે ઉપયોગી થશે. ત્યાં પણ તમને કોડ માંગે તો DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો રહેશે. અને જો બીજું કે અનએકેડમી પર મફત લાભ લેવા માંગતો હોય તો તમારે સૌથી પહેલાં અનએકેડમી એપ છે ને ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે, અને જ્યાં પણ તમારો ચૂઝ ગોલ એટલે તમારે જીપીએસસી સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. ઇન્વાઇટ કોડમાં તમારે DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો રહેશે, બરાબર, અને પછી તમારું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस सीरीज़ में वो मैंने जीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं उन्हीं से लिए हैं, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि जीपीएससी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. साथ में मैं ये क्वेश्चंस कराने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो अभी करंट में न्यूज़ चल रहा है वो भी डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपका जो करंट के टॉपिक्स हैं उनका भी रिवीजन हो सके और उनसे रिलेटेड जो भी करंट न्यूज़ चल रही है उसका डिस्कशन हम करेंगे, और उसके आगे पीछे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो और आपको इससे क्या है, आप अगर आप जीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हो तो उससे आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि किस पैटर्न में जीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सके उसी डायरेक्शन में. तो ये आपके जो अपकमिंग जीपीएससी के एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा. अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, क्या बोलता है आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. इसके क्वेश्चंस के आपको ऑप्शंस देखने हैं और उसमें जो सही आंसर है आपको वो टिक करना है. ठीक है, फिर मैं सही आंसर बताऊंगी. तो आर्टिकल 1 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमको ये बोलता है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया मतलब इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारा आर्टिकल 1 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. हमको जैसे कि पता है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक जो आते हैं वो किस में आते हैं, यूनियन और इट्स टेरिटरी के लिए लिखे गए 4 आर्टिकल्स हैं. और कौन से पार्ट में आते हैं, ये सब पार्ट 1 में आते हैं. ठीक है, इसी में ये भी बताया गया है कि जो हमारा इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में पूरी एक कंट्री थी जिसको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, और इस स्टेट्स के नंबर्स चेंज होते रहते हैं, बाउंड्रीज चेंज होती रहती है. जैसे कि अभी रिसेंट में क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर वाला हुआ है, जो पहले यूनियन टेरिटरी था, जो पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज चेंज हो सकती है. हमारी इंडिया यूएसए की तरह नहीं है. यूएसए जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, क्योंकि वहाँ पे सारे स्टेट्स मिलकर साथ में आए थे और एक यूनियन बनाया था जिसको वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है. ये जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं. इसमें लिखा है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो ये कहाँ लिखा है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हो तो आपको पता होगा ये चीज़ जो है वो प्रियम्बल में लिखी गई है. ठीक है, और प्रियम्बल में ये सारे वर्ड्स को भी बताया गया है. सोवरन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है. अगर आपको पॉलिटी के ये सारे वीडियोज़ देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके पॉलिटी के रिविजन वीडियोज़ भी देख सकते हो, और एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन का सीरीज है वो भी देख सकते हो. ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं इसका, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा जो सिटीजन है हमने वो लिए है सिंगल सिटीजनशिप. ठीक है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होती है. डी ऑप्शन है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ. मतलब कोई भी पर्सन डिनाई ना करे पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ. तो ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 में आता है, राइट टू इक्वालिटी के. ओके,
क्लियर है, 123 के सारे ऑप्शंस हमने कवर कर लिए। इससे क्या होता है, एक क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस का रिवाइज हो जाता है कि प्रीएम्बल में भी क्या लिखा है, सिटीजनशिप कौन सी है हमारी, ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 14 में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर आप घर पे भी कोई बुक से भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसके सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके अपना रिविजन कीजिए, जिससे क्या होता है एग्जाम आपने जो पढ़ा हुआ है अगर आप उसको रिवाइज करते हैं तो वो बाहर आता है, तो वो एक साइकिल कंप्लीट होती है। इससे आपको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिर्फ पढ़ के जाएंगे, उसका एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे तो आपकी जो भी नॉलेज है वो बाहर नहीं आ पाएगी, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो आपको कनेक्टिविटी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एक बार चीज़ें रीड करने के बाद सबके एमसीक्यूज लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग सेंसस इन इंडिया एवरी 10 ईयर। हमारे यहाँ पे हर 10 साल में सेंसस होता है। इसके पहले जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होने वाला है 2021 में होने वाला है, इसी साल होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये सेंसस जो है वो डिले हो गया है कोविड-19 की वजह से। अब जो नया सेंसस आएगा 2022 में आएगा और ये जो सेंसस होगा वो पूरा डिजिटल सेंसस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है सेंसस कराने के लिए। तो जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है हमारी होम मिनिस्ट्री, और हमारे होम मिनिस्टर अभी कौन है, अमित शाह जी हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन है। एचआरडी मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल है। और स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर जो है वो है सदानंद गौड़ा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हैव बीन कंस्टिट्यूटेड एज मैंडेटेड बाय। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई थी वो कैसे बनी थी, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनी थी, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनी थी। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बोला गया है, म्यूनसिपैलिटीज़ जो बनी थी वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनी थी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी और ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, तो 2 चीज़ें आई थी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसमें हमने क्या बनाया था, म्यूनसिपैलिटीज़ को बनाया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिकमेंडेड एबॉलिशिंग द MP एंड MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि जो MP और MLA होते हैं लोकल एरिया डेवलपमेंट का प्रोग्राम रन करते हैं उसको एबॉलिश कर देना चाहिए। तो ये सेकंड ARC की रिपोर्ट ने बोला था, जिसको हेडिट किसने किया था, बिरप्पा मोली ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, तो 1964 में बनी थी, संथानन कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। और अभी हमारे प्रेजेंट CVC कौन है, मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिएगा कि प्रेजेंट CVC कौन है। ठीक है, और उसमें मैंने क्वेश्चन भी किया था कि CVC को जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the chairman of the committee on revitalization of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। कौन चेयरमैन होता है रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का, तो कौन चेयरमैन थे उसके, LM सिंह भी थे, जिन्होंने पंचायती राज को रिवाइटलाइज करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। किसने ये कमेटी बनाई थी, राजीव गांधी ने ये कमेटी बनाई थी, और उसके चेयरमैन कौन थे, LM सिंह भी। और उन्होंने सब कुछ स्टडी करने के बाद पता किया था कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, और इन्हीं ने लोकपाल नामक, जो लोकपाल का वर्ड जो था वो सबसे पहले कॉइन किया था, वो थे LM सिंह भी जी थे। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा पॉलिसी एंड मेटा पॉलिसी वॉज गिवन बाय, ये जेकर ड्रोर। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो आप इसको बस ऐसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पब्लिक पॉलिसी ऑलवेज रिफर टू द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इंटेंशन दैट डिटरमाइन दोज एक्शन, हु मेड दिस स्टेटमेंट। तो ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था कि जो टर्म है पब्लिक पॉलिसी का वो हमेशा गवर्नमेंट के एक्शन और इंटेंशन जो होते हैं वो उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये बोला था क्लार्क E. कोचरन ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कितनी लेवल की पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये 2017 का पेपर है। उस टाइम ट्रिपल तलाक का जो इशू चल रहा था वो सिर्फ तब तक हाई कोर्ट में था, लेकिन अब 2020 में तो इसका जजमेंट भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट पास कर दिया है, और ट्रिपल तलाक जो है वो अब हमारी कंट्री में क्या हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट दिया था वो किसने दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा था ट्रिपल तलाक के ऊपर, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था 2019 में ही। ठीक है,
और ये किससे आता था? ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस हिसाब से बोला गया था? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्टिकल 44 मतलब जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब इंडिया में जितने लोग रहते हैं उनके लिए एक जैसा सिविल कोड होना चाहिए। जैसे इसमें क्या था, मुस्लिम जो वुमेन थी उनके साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था कि मुस्लिम वुमेन को जो मेल होते हैं वो तलाक दे सकते हैं, लेकिन हिंदू वुमेन के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और मेल ही क्यों ये प्रैक्टिस कर सकती है, फीमेल नहीं कर सकती थी, इस वजह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, इस वजह से इसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट ऑफ एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री? सेम लिंक्ड क्वेश्चन आया है, ऊपर ट्रिपल तलाक के बारे में पूछा है, नेक्स्ट उसके बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछ लिया, जिसका आंसर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपी का एक आर्टिकल है जो हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। अब आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी कौन से पार्ट में आते हैं, तो पार्ट 4 में आते हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक हैं। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप मुझे बताइए आर्टिकल 50 में क्या प्रोविजन है और आर्टिकल 40 में क्या प्रोविजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द रजिस्टर्ड वॉलेंट्री एसोसिएशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, ये कौन से इंडेक्स रिलीज करती है और इसके क्या हेडक्वार्टर है? तो क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि सिर्फ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बर्लिन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंडेक्स रिलीज करती है जो उसने 2021 में भी अभी किया है। 2020 का एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसने रिलीज़ किया है, जिसमें इंडिया की रैंक, अगर आप द हिंदू या कोई न्यूज़ फॉलो करते हो, करंट न्यूज़ फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा इंडिया की जो रैंक आई है वो है 86 रैंक आई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, ठीक है। तो जैसे 100 से स्टार्ट होता है, 0 तक जाता है, सबसे है ना, 100 से स्टार्ट होता है, 100 मतलब क्लीन करप्शन, मतलब करप्शन कम, बहुत कम है, 0 मतलब हाईली करप्ट। तो सबसे टॉप पोजीशन पे कौन आते हैं इसमें? डेनमार्क आता है, ठीक है, डेनमार्क आता है इसमें। और सबसे हाईली करप्ट में कौन आता है? सोमालिया आता है। सोमालिया जो है वो अफ्रीका की एक कंट्री है जो हाईली करप्ट है, और इंडिया कहाँ आता है? बीच में आता है, 86 पोजीशन पे आता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओ had played a major role in persuading government to enact the RTI Act? मतलब कौन सी एनजीओ का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था RTI एक्ट को पास कराने में? तो वो थी मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के प्रयासों के वजह से ही क्या आया था? RTI एक्ट आया था। तो RTI एक्ट के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के से, तो आप उसके लिए आप एक पिटीशन डाल सकते हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको बोलते हैं हम RTI, ठीक है। तो ये मेनली किस कब आई थी? 2005 में आई थी। इसलिए आई थी गवर्नमेंट ऑफिस को स्क्रूटनाइज करने के लिए, जो भी लोगों के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए RTI एक्ट आया था, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, याद रखिएगा, 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अपॉइंटेड बाय? जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनको अपॉइंट कौन करता है? तो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करता है जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। तो अभी हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के वो हैं एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस हैं अभी। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 9th नंबर के हैं, ओके, ये इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड करंट न्यूज़ ये है कि अभी हमारा इंडिया जो है वो UNSC, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, उसका 15 इसमें क्या होता है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स में अभी इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर की सीट होल्ड किया हुआ है UNSC का। कब से कब तक? 2021 से 22 के बीच में। और इंडिया कौन सी भी बार, मतलब कौन से टाइम, कितने टाइम इसका मेंबर बन चुका है? तो ये 8th टाइम है जब इंडिया इसका UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये करंट रिलेटेड न्यूज़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट इन्वॉल्व्स द वर्ल्ड बैंक एज अ थर्ड पार्टी? कौन सा ऐसा पैक्ट साइन हुआ था जिसमें कि वर्ल्ड बैंक को एज अ थर्ड पार्टी आना पड़ा था? तो ये हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी के टाइम, इंडो पाक रिवर वाटर मैनेजमेंट। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, किस लिए? इंडस रिवर के वाटर को डिवाइड करने के लिए। तो उसमें वर्ल्ड बैंक जो आया था वो बीच में आया था, और उसने क्या किया था, इन दोनों के बीच में ट्रीटी कराई थी। तो उस टाइम इंडिया के जो PM थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और PM जो पाकिस्तान के थे वो थे अयूब खान, ठीक है। कौन से ईयर में हुई थी? ये 1960 में हुई थी, ये याद रखिएगा। अब
इसमें क्या हुआ था, अगर आपने कभी जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इंडस रिवर, ऐसे बहुत सारा, ये पूरा एक रिवर सिस्टम है जो इंडिया से पाकिस्तान में जाता है। तो ऊपर जो रिवर आती है वो है इंडस, झेलम, चिनाब, और नीचे वाली है रावी, ब्यास एंड सतलज। तो ये जो 3 रिवर है वो इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है। तो इन तीनों का जो वाटर है वो किसको दिया गया है, इंडिया को दिया गया है, मतलब इंडिया इनके पानी का पूरा यूज़ कर सकता है। और ऊपर के जो 3 हैं उनका जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, पाकिस्तान को दिया गया है, ठीक है। और इंडस की जो रिवर वाटर डिवाइड किया गया है तो 20% इंडिया को दिया गया है, बाकी 80% जो है पाकिस्तान को दिया है, क्योंकि ये पूरी रिवर जो है वो पाकिस्तान में फ्लो करते हुए जाती है, सिर्फ इंडिया से पास होती है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले एरिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दी क्वेश्चन नंबर 136, इंडिया हैज़ काला पानी एंड सुस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ। इंडिया का जो काला पानी डिस्प्यूट है वो किसके साथ है, नेपाल के साथ है। अब काला पानी क्या है, काला पानी एक प्लेस है जहाँ से काली रिवर का ओरिजिन होता है। मेन जो डिस्प्यूट है वो काली रिवर के ओरिजिन पे है। देखो क्या है, इंडिया का जो मैप है, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये इंडिया का मैप है और यहाँ नेपाल है, ठीक है। ये आपने कभी, मैं सॉरी थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा। तो ये जो पोर्शन है वो आता है हमारा उत्तराखंड और यहाँ आता है नेपाल, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से काली रिवर ओरिजिनेट होती है। अब ऐसा इन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था कि ये जो काली रिवर है उसका जो ईस्ट वाला साइड है, मतलब ये वाला पूरा जो साइड है वो किसके अंडर में आएगा, नेपाल के अंडर में आएगा, और इसका जो वेस्ट वाला साइड है वो किसके अंडर में आएगा, इंडिया के अंडर में आएगा। तो ये जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यही डिस्प्यूट है। अब इंडिया बोलता है कि ये जो रिवर है वो काला पानी से ओरिजिन होती है, इसलिए इसका नाम काली रिवर है। तो काला पानी के पूरा ईस्ट वाला जो टेरिटरी है वो किसका है, नेपाल का है। लेकिन नेपाल क्या बोलता है, ये जो रिवर ओरिजिनेट हुई है काली रिवर, वो कहाँ से हुई है, लिम्पियाधुरा से हुई है। तो लिम्पियाधुरा यहाँ आता है, ठीक है। तो ये इतना एरिया जो है वो क्लेम करता है नेपाल की, इतना एरिया हमारा है, नेपाल का है। तो ये डिस्प्यूट है, तो इसको याद रखिए, करंट में चल रहा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट हुआ था और इंडिया नेपाल भी काफ़ी डिस्प्यूट में रहा था, तो वो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 20 ईयर्स ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वॉज बिटवीन, किसके बीच में हुई थी 1971 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये हुई थी इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में। देखो इसका क्या हिस्ट्री है मैं वो भी बता देती हूँ, इससे रिलेटेड करंट न्यूज़ भी बताती हूँ। 1971 में क्या हुआ था, इंडो पाक वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को अलग किया गया था। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, कब हुआ था, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, क्योंकि पहले जो बांग्लादेश था वो ईस्टर्न पाकिस्तान था और जो अभी का पाकिस्तान है वो वेस्टर्न पाकिस्तान था। तो इस पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया गया था, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, जब ये जब ये वॉर चल रहा था, तब जो पाकिस्तान था उसने किसके साथ मिल गया था, चाइना के साथ प्लस यूएसए के साथ मिल गया था। अब इंडिया के साथ कोई नहीं था, तो इंडिया ने क्या किया था, सोवियत यूनियन मतलब कि रशिया है अभी का, उसके साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर दी थी उसका साथ देने के लिए। तो ये वो ट्रीटी है, इंडिया सोवियत यूनियन वाली ट्रीटी, ठीक है। अच्छा, करंट में आपको पता होगा 1971 में ये जो बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था, अब 2021 में उसको कितने ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो उनके 50 ईयर सेलिब्रेशन पर जाने वाले हैं वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीपर्पज एंड द मल्टी मॉडल प्रोग्राम प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च्ड इन मार्च 2015 एम्स टू। 2015 में ये प्रगति स्कीम आई थी, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसको आपको मतलब करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, आप बस इससे पता कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो स्कीम वगैरह चलती हैं। वैसे इसका आंसर है एड्रेस कॉमन मैन्स ग्रीवेंसेस एंड साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना थी उसकी टैगलाइन क्या है। तो जो भी स्कीम गवर्नमेंट निकालती है तो आप एटलीस्ट उसकी टैगलाइन याद कर सकते हो। जैसे अभी नई स्कीम्स आई है, आत्मनिर्भर योजना आई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई है, ठीक है, प्रधानमंत्री वाणी आई है। तो ये सारी जो नई स्कीम चली है इनकी टैगलाइंस भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो स्कीम की टैगलाइन है वो थी मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है, ये टैगलाइंस थी। आत्मनिर्भर भारत की क्या टैगलाइन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आत्मनिर्भर का जो पैकेज रखा है वो गवर्नमेंट ने रखा है 20 लाख करोड़, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट जिससे कि हमारी कंट्री जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। अच्छा, इसके साथ हमारी गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। ये किसके लिए की है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको अफेक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से, स्ट्रीट वेंडर्स की हालत बहुत ख़राब हो गई, तो उनको 10,000 रुपये का लोन देगी गवर्नमेंट। तो उसके अंदर में ये PM स्वनिधि योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो
डिलिमिटेशन किया गया था कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसके बाद अब जो नेक्स्ट डीलिमिटेशन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो किस के बेसिस पे किया जाएगा? तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ पहले, फिर बताती हूँ कि डीलिमिटेशन क्या होता है। इसका आंसर है डी ऑप्शन, कि जो भी फर्स्ट सेंसस होगा आफ्टर 2026 उसके हिसाब से डीलिमिटेशन किया जाएगा। 2026 के बाद पहला सेंसस कब होगा? वो होगा 2031 में। मतलब अब जो डीलिमिटेशन किया जाएगा वो 2031 के हिसाब से किया जाएगा, मतलब आज से 10 साल बाद। ठीक है, अब ये डीलिमिटेशन क्या होता है? देखो, हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड होती हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से होती हैं, और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर हम हर 10 साल में इसको करेंगे तो हर 10 साल में तो फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ती जाएंगी, तो फिर क्या होगा? और पॉपुलेशन, लोग बोलेंगे कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओ स्टेट की तो ज़्यादा हमको क्या मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूंसीज मिलेंगी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उससे तो पॉपुलेशन कभी कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी। इस वजह से इस डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज को 2001 सेंसस पे ही कंट्रोल कर दिया है। अब 2031 में इसके अकॉर्डिंग होगा, और इसी के वजह से 545 जो है वो हमारी टोटल लोकसभा सीट्स हैं। इसलिए 80 सीट्स सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो यूपी की आती है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? 19 करोड़। ठीक है, यूपी की पॉपुलेशन। अगर आपको पॉलिटी या हिस्ट्री के कोई भी कि आपको समरी देखनी है, क्वेश्चन तैयारी करनी है, तो आप उसके लिए मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल। इस पे आपको तमिलनाडु हिस्ट्री की समरी मिल जाएगी, एंशिएंट मेडिवल की, और आपको पॉलिटी की भी आपको एक सीरीज़ मैंने रन की है जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और एक डिटेल सीरीज़ भी मैंने रन की है जिसमें हम पॉलिटी का जो एम लक्ष्मीकांत है 6th एडिशन, उस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।